प्यारे बच्चों, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की इस वीडियो सीरीज में लास्ट टॉपिक हमारा आता है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि दो टाइप के टेलीस्कोप होते हैं, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप एंड रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में हम लेंसेज को यूज करते हैं और रिफ्लेक्टिंग वर्ड हमें यह बताता है कि इस टेलीस्कोप में मिरर का यूज होना है। तो दोनों का काम दूर जो ऑब्जेक्ट होता है उसको देखना होता है। दोनों टेलीस्कोप में कुछ डिफरेंस होते हैं, वो डिफरेंसेस में आर्टिकल फिनिश होने के बाद आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम इसका रे डायग्राम बनाते हैं। रे डायग्राम में जैसे हमने लास्ट टेलीस्कोप पढ़ा है जिसमें एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है और एक आई लेंस होता है। वो लेंस जो ऑब्जेक्टिव की तरफ होगा, ऑब्जेक्ट की तरफ होगा, उसको हम ऑब्जेक्टिव लेंस कहेंगे, और लेंस जो हमारी आई की तरफ होता है वो हमारा आई लेंस होता है। तो इसी तरीके से इसमें भी दो कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट होता है ऑब्जेक्टिव कॉनकेव मिरर, और ये मिरर ऑब्जेक्ट की तरफ होगा, इसके लिए इसका नाम ऑब्जेक्टिव कॉनकेव है। दो टाइप के मिरर हमने पढ़े हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। मेनली तो ये कॉनकेव है तो इसलिए ऑब्जेक्टिव कॉनकेव मिरर है। एंड नेक्स्ट आई लेंस, सेकंड कंपोनेंट है आई लेंस। ये उसी तरीके से जैसे लास्ट टेलीस्कोप में था, ये लेंस आई की तरफ होता है, हमारी आंखों की तरफ होता है, इसलिए आई लेंस है। तो इसका डायग्राम बनाते हैं। ये एक कॉनकेव मिरर है, ये इसकी एक्सिस है। कहीं पर बहुत दूर ऑब्जेक्ट है ए बी, ये ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट से, क्योंकि इनफाइनाइट पर जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो हमें मालूम है उनसे जो आने वाली रेज है वो पैरेलल रेज होती हैं, तो ये दो रे इस बहुत दूर यानी इनफाइनाइट पर जो ऑब्जेक्ट है उनसे ये दो रे इंसिडेंट हो रही हैं। अब क्योंकि ये मिरर है तो ये दोनों रे रिफ्लेक्ट होंगी। यहां पर ये इंटरसेक्ट हो रही है, तो इस ऑब्जेक्ट ए बी का ये एक इमेज ए डैश बी डैश होगा। यहां इस जगह पर हम एक प्लेन मिरर इनके बीच में, इस कॉनकेव मिरर और ये जो इमेज बना है इसके बीच में रखेंगे। अब इस मिरर के लिए ये जो इमेज है ए डैश बी डैश, ये ऑब्जेक्ट का वर्क करता है। तो ये जो लाइट रे ये जा रही है, अब ये मिरर रखने के बाद ये आगे नहीं जाएगी, यहां से इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा। और ये जो लाइट रे है, ये वाली लाइट रे, ये आगे नहीं जाएगी, इसका यहां से रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ये इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा। और सपोज ये एक्सिस है, तो ए डैश बी डैश इमेज है इसके लिए, इस कॉनकेव मिरर के लिए, लेकिन इस प्लेन मिरर के लिए ए डैश बी डैश ऑब्जेक्ट है, और ए डैश बी डैश ऑब्जेक्ट का इस प्लेन मिरर की हेल्प से यहां पर ये दोनों रे इंटरसेक्ट हो रही हैं, तो ये इसका इमेज बनेगा ए डबल डैश बी डबल डैश। यानी इनफाइनाइट पर एक ऑब्जेक्ट है ए बी, इस कॉनकेव मिरर की हेल्प से उसका इमेज, इस ए बी का इमेज इस कॉनकेव मिरर की हेल्प से ए डैश बी डैश बना। हमने बीच में एक प्लेन मिरर रख दिया, इस प्लेन मिरर ने इसको रिफ्लेक्ट किया, इन रेज को रिफ्लेक्ट किया, यानी अब ये इमेज इस प्लेन मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। और अब जो फाइनल इमेज बनी वो यहां बनी, यानी इस प्लेन मिरर के लिए ऑब्जेक्ट ए डैश बी डैश है और इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश है। अब यहां से हम देख रहे हैं, यानी यहां पर हम एक आई लेंस रखेंगे। एक रे ये आ रही है तो ये रिफ्लेक्ट होगी, इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये होगी, और एक रे ये है
ये रिफ्रैक्ट होगी, इसको एक्सटेंड करेंगे और यहां से हम इस जगह से हम देख रहे हैं, ये हमारी आई है और ये आई लेंस हो गया। तो ये जो इमेज है ये हम इस जगह से हमें दिखाई दे रही है। अब क्योंकि हमारी आई की तरफ है, ये आई लेंस हो गया और ये मिरर ऑब्जेक्ट की तरफ है, तो ये ऑब्जेक्टिव मिरर हो गया। और एक कंपोनेंट ये हमारा प्लेन मिरर हो गया, प्लेन मिरर। ये कॉन्केव मिरर है तो इसकी फोकल लेंथ को हम FO लेंगे और सेकंड कंपोनेंट में ये हो गया आई लेंस, इसकी फोकल लेंथ को हम FE लेते हैं। ये एंगल सपोज ऑब्जेक्ट से बना हुआ एंगल ये अल्फा हो गया और इमेज से बनने वाला एंगल एक्सिस से ये बीटा हो गया। एंड मैग्नीफाइंग पावर, वी नो दैट angle subtended by final image upon angle subtended by object, ये इसकी मैग्नीफाइंग पावर हो गई। और वी कैन से माइनस FO अपॉन FE, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव मिरर कॉन्केव मिरर अपॉन फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। इनका रेशो मैग्नीफाइंग पावर को रिप्रेजेंट करता है। अब हम यदि रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के कंपेयर की बात करते हैं तो यहां पर मिरर है और वहां पर लेंस है। तो मिरर से रिफ्लेक्शन होता है और लेंस से रिफ्रैक्शन होता है। और रिफ्लेक्शन जब लेंस से होता है तो रे लेंस के अंदर से पास आउट होती है। जब रे लेंस के अंदर से पास आउट होगी तो कुछ परसेंटेज रे की एब्जॉर्ब हो जाती है लेंस से। लेंस का जो भी मटेरियल होगा वो कुछ परसेंटेज को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसलिए जो रिफ्रैक्शन टेलीस्कोप से इमेज बनती है उसकी इंटेंसिटी रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के कंपैरिजन में कुछ कम रहती है। यानी यहां जो हमारा फाइनल इमेज बना है उसकी इंटेंसिटी रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। सेकंड बेनिफिट हमें यह होता है क्योंकि लेंस में दो टाइप के एब्रेशन होते हैं, एक एब्रेशन क्रोमेटिक एब्रेशन और दूसरा एब्रेशन स्फेरिकल एब्रेशन। अब क्योंकि मिरर में लाइट पास आउट नहीं होती है, रिफ्लेक्ट होती है, तो ये दोनों टाइप के एब्रेशन क्रोमेटिक एब्रेशन और स्फेरिकल एब्रेशन वर्क नहीं करते। यानी क्रोमेटिक एब्रेशन जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट का जो कलर है और वो जो इमेज का कलर है उन दोनों के कलर में डिफरेंस आ जाता है, दैट इज क्रोमेटिक एब्रेशन। वो एब्रेशन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में हमें नहीं मिलता। और सेकंड स्फेरिकल स्फेरिकल एब्रेशन जो लेंस की शेप के कारण जो इमेज की फाइनल इमेज की शेप में चेंज आ जाता है, वो चेंज भी इसमें देखने को नहीं मिलता है या उसकी परसेंटेज कुछ कम रहती है। तो हमें ये बेनिफिट रहता है कि रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में हम मिरर को यूज करते हैं तो फाइनल इमेज की इंटेंसिटी रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। लेंस में क्रोमेटिक एब्रेशन और स्फेरिकल एब्रेशन रहते हैं तो वो क्रोमेटिक एब्रेशन और स्फेरिकल एब्रेशन भी इसमें कम मिलता है। इसके साथ साथ यदि हम रिजोल्यूशन बढ़ाना चाहते हैं, टेलीस्कोप के रिजोल्यूशन को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो वो रिजोल्यूशन भी हम इसका एपर्चर कॉन्केव मिरर का एपर्चर को इंक्रीज करके बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारा रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप था और इसमें साथ साथ हमने ये बताया है कि रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में क्या डिफरेंस होता है। इस वीडियो में और इससे पहले जितने भी वीडियो हमने आपको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की सीरीज में कराई है उसमें हमने माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, रिफ्रैक्टिंग एंड रिफ्लेक्टिंग, ये 3 ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में हमने बात की है। इन सभी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की अपनी एक रिजोल्यूशन होती है, रिजोल्विंग लिमिट होती है, एक अपनी रिजोल्विंग पावर होती है। सपोज हम सामने की तरफ 2 बिल्डिंग्स को देख रहे हैं, उन 2 बिल्डिंग्स की इमेज हमारी रेटिना पर पड़ रही है और यदि हम उन बिल्डिंग से डिस्टेंस को बढ़ाते जाते हैं तो हमारी रेटिना पर उन बिल्डिंग से बनने वाला एंगल, जिसको हम विजुअल एंगल बोलते हैं, एक वीडियो में हमने आपको इसके बारे में बताया था, वो एंगल की वैल्यू कम होती रहती है जिस वजह से वो बिल्डिंग हमें पास पास नजर आती है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी विजुअल एंगल की वैल्यू कम होती जाएगी और वो बिल्डिंग का इमेज हमारी रेटिना पर पास होता जाएगा।
जब बिल्डिंग का इमेज हमारी रेटिना पर पास बनेगा तो वो बिल्डिंग हमें पास पास नजर आएंगी। तो जैसे जैसे हम बिल्डिंग से दूर जाते हैं वो बिल्डिंग हमें पास पास नजर आती है, या दो पेड़ हम देखें तो वो दोनों पेड़ हमें पास पास नजर आएंगे। एक लिमिट के बाद वो दोनों इमेजेस कोइंसाइड हो जाएंगी। अब यदि वो दोनों इमेज कोइंसाइड हो गई तो हमारी आई लेंस उन दोनों इमेजेस को रिजोल्व नहीं कर पा रही है, दैट इज द रिजोल्विंग लिमिट। तो यहां क्योंकि हमारा आई लेंस उनको रिजोल्व नहीं कर पा रहा है तो इसलिए उन दोनों बिल्डिंग का इमेज हमें एक ही नजर आ रहा है, वो दोनों बिल्डिंग हमें अलग अलग नजर नहीं आ रही है। उस जगह पर यदि कोई इंसान स्पेक्स लगाता है, वो अपने स्पेक्स को यूज करे या वो कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को यूज करता है, तो वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट उसकी आई लेंस की रिजोल्विंग पावर को इंक्रीज कर देंगे, यानी उनकी इमेजेस को सेपरेट करेंगे। उनकी इमेजेस को जब सेपरेट करेंगे यानी कुछ एंगल इंक्रीज हो जाएगा। जब एंगल इंक्रीज हो जाएगा तो हमें इमेजेस अलग अलग दिखाई देने लगेंगी। तो अब सपोज हम फिर से पीछे जाने लगे, तो हम जैसे जैसे पीछे जाएंगे तो फिर से उस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज करने के बावजूद भी एक लिमिट के बाद वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट उन इमेजेस को रिजोल्व नहीं कर पाएगा। यानी फिर से उस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज करने के बाद भी हम उन इमेजेस को अलग अलग नहीं कर पा रहे हैं या अलग अलग नहीं देख पा रहे हैं। तो इंस्ट्रूमेंट को यूज करने के बाद भी एक लिमिट होती है, यानी एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही हम उसको देख पाते हैं। अब यहां पर इस जगह पर फिर से हम हाई रिजोल्विंग पावर का, उससे पहले वाले ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से ज्यादा हाई रिजोल्विंग पावर का ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे तो फिर से इमेज हमें अलग अलग नजर आने लगती है। तो इस तरीके से हम रिजोल्विंग पावर को इंक्रीज करते हुए इमेजेस को अलग अलग देख सकते हैं। तो इसका मीनिंग ये हुआ, रिजोल्विंग पावर मींस ये उस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की एबिलिटी है जो उनके इमेजेस को अलग अलग देख पाता है। तो डिफरेंट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की रिजोल्विंग पावर डिफरेंट होती है। जैसे जैसे लिमिट बढ़ती जाती है उसकी पावर कम होती जाती है। और वी कैन से दैट रिजोल्विंग पावर of an optical instrument is inversely proportional to resolving limit. तो हम कहां तक, जैसे जैसे हम अपनी डिस्टेंस को इंक्रीज करते जा रहे हैं, हम अपनी लिमिट बढ़ा रहे हैं, उसकी रिजोल्विंग पावर कम होती जा रही है। इस जगह पर आकर हमने और ज्यादा हाई रिजोल्विंग पावर के इंस्ट्रूमेंट को यूज किया तो लिमिट थोड़ी और बढ़ गई, यानी और पीछे जाएंगे हम। एक लिमिट पर जाकर फिर से हमें इमेज 2 की 1 दिखाई देने लगेंगी। तो ये इसके लिए एक लिमिट होगी, यानी एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद हम कितने भी हाई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को यूज करें, वी कैन नॉट इंक्रीज द रिजोल्विंग पावर। तो उस क्राइटेरिया का, उस लिमिटेशन का नाम होता है रेले क्राइटेरियन ऑफ रिजोल्यूशन। यानी एक पर्टिकुलर लिमिट होती है, उस पर्टिकुलर लिमिट के बाद हम कितने भी हाई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को यूज करें, हम एक उस लिमिट को इंक्रीज, उस पावर को इंक्रीज नहीं कर सकते। 2 टाइप की रिजोल्विंग लिमिट होती है, रिजोल्विंग लिमिट ऑफ माइक्रोस्कोप एंड रिजोल्विंग लिमिट ऑफ टेलीस्कोप। दोनों टाइप की रिजोल्विंग लिमिट के बारे में आपको मैं जल्दी से बता देता हूं। सपोज अब क्योंकि माइक्रोस्कोप की बात है तो इसका मतलब ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है माइक्रोस्कोप, इसके पास ऑब्जेक्ट रखा होता है, स्मॉल ऑब्जेक्ट होगा, माइक्रो का मतलब स्मॉल ऑब्जेक्ट, और वो स्मॉल ऑब्जेक्ट को हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से बड़ा इमेज उसका देख पाते हैं। तो सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इसका माइक्रोस्कोप का ऑब्जेक्टिव लेंस है। यहां से इसको हमने लाइट से फोकस किया होगा, इस लाइट से फोकस करने के बाद ये लाइट रे ऐसे हमारी आई की तरफ जाएंगी,
ये इसका कोन एंगल है अल्फा, कोन एंगल अल्फा। इस लाइट की वेवलेंथ हम लैम्डा कंसिडर करते हैं, वेवलेंथ लैम्डा, एंड रिजॉल्विंग लिमिट ऑफ माइक्रोस्कोप, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, वेवलेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, एंड रिजॉल्विंग लिमिट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 2 sin अल्फा। ये जो अल्फा है कोन एंगल है, इसके 2 sin अल्फा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और वी कैन से रिजॉल्विंग लिमिट ऑफ माइक्रोस्कोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा अपॉन 2 sin अल्फा। यहां पर इस प्रोपोर्शनल के सिंबल को हटाने के लिए कांस्टेंट यूज कर लेते हैं। रिजॉल्विंग लिमिट ऑफ माइक्रोस्कोप इज इक्वल टू लैम्डा के अपॉन 2 sin अल्फा। के की वैल्यू इसके लिए 1 होगी, तो रिजॉल्विंग लिमिट हो जाएगी माइक्रोस्कोप की लैम्डा अपॉन 2 sin अल्फा। दिस इज रिजॉल्विंग लिमिट ऑफ माइक्रोस्कोप। यदि हम टेलीस्कोप की बात करते हैं, रिजॉल्विंग लिमिट ऑफ टेलीस्कोप, रिजॉल्विंग लिमिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट, जो लाइट हम यूज कर रहे हैं उसकी इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और रिजॉल्विंग लिमिट टेलीस्कोप की लेंस के अपर्चर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। सपोज ये लेंस है, ये इसका डायमीटर है, डायमीटर के अपर्चर के लेंस के अपर्चर या लेंस के डायमीटर के डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो सपोज हम रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का यूज कर रहे हैं तो वहां कॉन्केव मिरर का अपर्चर आएगा, और यदि हम रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप का यूज कर रहे हैं तो वहां लेंस का डायमीटर आएगा। तो रिजॉल्विंग लिमिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा अपॉन डी। लैम्डा वेवलेंथ होगी, डी लेंस का या मिरर का अपर्चर हो गया। और इस प्रोपोर्शनल सिंबल को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट यूज करते हैं जिसकी वैल्यू होती है 1.22 लैम्डा अपॉन डी, 1.22 लैम्डा अपॉन डी। तो टेलीस्कोप की रिजॉल्विंग लिमिट होती है 1.22 लैम्डा अपॉन डी, और माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग लिमिट होती है लैम्डा अपॉन 2 sin अल्फा। रिजॉल्विंग लिमिट यदि इंक्रीज होती है तो रिजॉल्विंग पावर डिक्रीज होती है। रिजॉल्विंग लिमिट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिजॉल्विंग पावर। एक आजकल जो माइक्रोस्कोप यूज हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ड्यूल नेचर ऑफ पार्टिकल का कॉन्सेप्ट यूज होता है, यानी यदि पार्टिकल हाई वेलोसिटी से मूव करता है तो वो वेव की तरह बिहेव करेगा, दैट इज द ड्यूल नेचर ऑफ पार्टिकल। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन को एज ए वेव यूज कराया जाता है, यानी लाइट वेव की जगह पर वहां इलेक्ट्रॉन बीम यूज होता है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर एक सिंपल माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर से 5000 टाइम्स ज्यादा होती है। दिस इज मॉडर्न माइक्रोस्कोप, लेटेस्ट माइक्रोस्कोप, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इस वीडियो में हमने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की जो ये सीरीज है उसके लास्ट टॉपिक को कवर कर दिया है, टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग, रिजॉल्विंग लिमिट, रिजॉल्विंग पावर। तो ये जितने भी ये फॉर्मूले हमने इसमें यूज किए हैं, इन फॉर्मूले से रिलेटेड न्यूमेरिकल एग्जाम में आते हैं जिनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट वीडियो में इसके साथ हम कुछ न्यूमेरिकल को कवर करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।